एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम सितंबर 2023 की करंट अफेयर की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी मंथली मैगजीन है जो हर मंथ आपकी आती है। अभी 2 से 3 दिन में अक्टूबर की मैगजीन आ जाएगी, देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआर से रिलेटेड करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली न्यूज़ आज आपकी होने वाली है भारत और G20। आप सभी को पता है कि इसी साल भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। तो G20 से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस न्यूज़ को आपको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है, डिटेल में समझना ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर दिया गया है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपकी भारत और G20। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। तीसरी न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्या है। देन अफ्रीकी संघ G20 का एक स्थायी सदस्य बन गया है। तो इन सभी न्यूज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध शुरू हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी इंडिया एंड G20। तो इंडिया एंड G20 आपका न्यूज़ में क्यों है, ये आप सभी जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के साथ किया गया। तो आप सभी को पता है कि G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और थीम क्या थी, थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। तो इस थीम को आपको याद रखना है, यहाँ से आपसे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपको G20 के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। G20 आखिर क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे G20 के बारे में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। तो G20 क्या है? G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाले सभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है। बात करें G20 के उद्देश्य क्या हैं, तो यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं G20 की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं G20 की उत्पत्ति। इसका गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर के आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। तो G20 की उत्पत्ति आपकी 1999 में हुई थी। ये डेट आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें कार्य की, तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ट्रोइका अर्थात भूतपूर्व वर्तमान और आगामी अध्यक्ष देश G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक टर्मिनोलॉजी देखा, ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका बेसिकली भूतपूर्व जिसने पहले अध्यक्षता की थी, वर्तमान में कौन अध्यक्षता कर रहा है और आगामी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो ट्रोइका में आपकी ये कंट्री शामिल होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, वर्तमान में ट्रोइका में कौन सब शामिल है? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। ब्राजील अभी आने वाली G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं।
फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इसका कोई स्थायी सचिवालय या स्टाफ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने इसके कार्य के बारे में समझा। देखिए, सबसे पहले हमने G20 के बारे में देखा कि G20 आखिर क्या है, देन G20 की उत्पत्ति कैसे हुई है, G20 का उद्देश्य क्या है, G20 का कार्य क्या है। अभी आपको G20 के कंट्री दिखाते हैं, सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। देखिए, G20 के सदस्य देश हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूस, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब और जापान। ये G20 के सदस्य देश हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्हें आपको ध्यान भी रखना है। देखिए, अगर बात करें G20 किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक जीडीपी, वैश्विक व्यापार और विश्व की आबादी में इसका कितना स्थान है, तो आपको याद रखना है G20 वैश्विक जीडीपी का 85% कवर करता है, वैश्विक व्यापार का 75% कवर करता है और विश्व की आबादी का 2/3 आपका G20 सदस्य देशों में आती है। ये आंकड़े अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के पहले के हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है सदस्य देश के रूप में। तो इसीलिए ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं ये अफ्रीकी संघ को शामिल करने के पहले के हैं। बात करें G20 की उपलब्धियों की, देखिए तो G20 की क्या उपलब्धियां रही हैं। इसने कई वित्तीय संकटों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है, जैसे वैश्विक वित्तीय संकट आया था आपका 2008 से 9 में, यूरो जोन संकट आया था 2010 में। तो इसने कई वित्तीय संकटों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज भी प्रदान किया। 2018 में यूएस से चीन व्यापार समझौता निम्न आय वाले देशों के लाभ के लिए कर संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका G20 ने निभाई है। चलिए अभी बात करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आउटकम्स या परिणाम क्या रहा है। तो ये आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर परिणाम क्या रहा है G20 शिखर सम्मेलन का। तो दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया है। तो आपको याद रखना है ये नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी का ही परिणाम है नई दिल्ली घोषणा पत्र, जिसको सबने सर्वसम्मति से अपना लिया। जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई है। तो इसी G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत भी की गई है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्या परिणाम रहा है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो क्या बनाया जाएगा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इसके अलावा अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। तो आपने यहाँ पर देखा G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और भी आउटकम्स रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण और जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना है। इसके अलावा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक विनियामकीय फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्तरदायी तरीके से उपयोग करने पर बल दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी पर G20 फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति भी बनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझा G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं। अभी हम बात करेंगे G20 का महत्व क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता का समर्थन करना, तो यह समूह वित्तीय विनियमन, आर्थिक संकट की रोकथाम और प्रबंधन के जरिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा वैश्विक विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करना, इस समूह ने गरीबी उन्मूलन, अवसंरचना हेतु वित्त पोषण और सतत विकास सहित कई विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। मानव संसाधन विकास एवं रोजगार 2014 में आयोजित ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में G20 के नेताओं ने 2025
2025 तक श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 2012 की तुलना में 25% तक कम करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की थी। इसे 25x25 लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना, G20 के शिखर सम्मेलनों के दौरान अलग से आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में भी देशों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते संपन्न होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि G20 का महत्व क्या है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता का समर्थन करता है, वैश्विक विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है, मानव संसाधन विकास और रोजगार पर भी फोकस करता है। तो ये है आपका G20 का महत्व। अभी हम बात करेंगे भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता क्या मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले तो नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन, इसके द्वारा भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। भारत को चर्चाओं के विषय को तय करने, मुद्दों पर आम सहमति बनाने, विकास संबंधी और भू राजनीतिक समस्याओं के समाधान की पेशकश करने आदि के माध्यम से अपनी नेतृत्वकारी भूमिका साबित करने का अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली खुद को साबित करने के लिए। दूसरा, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति। तो भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का महत्व क्या है। पहला तो हमने देखा कि नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। दूसरा, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बड़े वैश्विक मंच पर रखने और ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनने के रूप में अपनी साख को मजबूत करने में सफल रहा है। आपको पता है कि ग्लोबल साउथ में विकासशील देश आते हैं, तो विकासशील देशों की एक आवाज बनने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो ये काफी बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के नाम पर। तीसरा, आर्थिक अवसर। G20 की अध्यक्षता भारतीय व्यवसायों के वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए व्यापार और निवेश के अधिक अवसर प्रदान कर रही है। इसके अलावा भारत के प्रभाव का विस्तार। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी समकालीन प्रगति, अपनी धरोहर, संस्कृति तथा परंपराओं का प्रदर्शन करने में सफल रहा है। इससे वैश्विक राजनीति में भारत के प्रभाव का विस्तार हुआ है। इसके अलावा देशों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि। भारत की उदारवादी छवि ने देशों के बीच आम सहमति बनाने तथा पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और उत्तर दक्षिण विभाजन को कम करने में मदद की है। अपने हितों को ध्यान में रख वैश्विक एजेंडा बनाना और विश्व व्यवस्था को आकार देना। तो ये भारत के लिए G20 का महत्व था। भारत G20 की अध्यक्षता का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वैश्विक एजेंडे को नया आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। एक बार फिर से बता दें आपको कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट्स अभी बताएंगे। देखिए, सबसे पहला महत्व कि भारत को नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। दूसरा, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति, जो भी विकासशील देश हैं उनका नेतृत्व करने का, उनकी आवाज बनने का एक जरिया बना। तीसरा, आर्थिक अवसर मिले। इसके अलावा भारत के प्रभाव में विस्तार हुआ है। देशों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि होती है। अपने हितों को ध्यान में रख वैश्विक एजेंडा बनाना और विश्व व्यवस्था को आकार देना। तो ये सब पॉइंट हैं जो भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के महत्व को सिद्ध करते हैं। चलिए, इसके अलावा आपको बताते हैं कि भारत की G20 से संबंधित प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहला है हरित विकास, जलवायु वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली। लाइफ के बारे में आप सभी ने सुना होगा। लाइफ एक प्रोग्राम है जो कि आपका पर्यावरण से संबंधित है, हरित विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा त्वरित, लचीला और समावेशी विकास फोकस करता है भारत। इसके अलावा SDG पर प्रगति में तेजी लाना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनकी प्रगति में तेजी लाने पर फोकस करता है। और तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं पर फोकस करता है और महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर फोकस करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि भारत की G20 से संबंधित प्राथमिकताएं क्या सब हैं। इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे चुनौतियां।
क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, G20 के सामने क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है सदस्य देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं। आप सभी को पता है कि हर कंट्री, हर देश का अपना राष्ट्रीय हित होता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी चुनौती होती है किसी भी देश के सामने। किस प्रकार से आम सहमति बनाई जाए। देखिए, तो सदस्य देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताएं होती हैं। ये मुद्दे महत्वपूर्ण समस्याओं पर आम सहमति तक पहुंचने और उनके प्रति एक सर्वसम्मत दृष्टिकोण विकसित करने के कार्य को मुश्किल बना देते हैं। दूसरा, प्रभावी शक्ति का अभाव। गौरतलब है कि G20 संस्था और इसके समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, इस कारण इसके समझौते अधिक प्रभावी साबित नहीं होते हैं। तो प्रभावी शक्ति का अभाव होता है। तीसरा, भू राजनीतिक तनाव। भू राजनीतिक तनाव G20 के कई सदस्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव है जो सहयोग की भावना को कमजोर करते हैं। इसके कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाती है। चौथा यहाँ पर चुनौती दी गई है वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया। G20 समूह ने मौजूदा दौर की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, असमानता आदि को कम करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। सीमित जवाबदेही और पारदर्शिता, तो ये भी एक चुनौती है। इस समूह की अधिकतर कार्यवाहियां गोपनीय होती हैं। इस वजह से इन कार्यवाहियों की सार्वजनिक जांच अधिक नहीं हो पाती है और जवाबदेही भी सीमित रहती है। G20 का कोई औपचारिक चार्टर भी नहीं है। इस कारण से भी यह इसकी जवाबदेही सीमित है और पारदर्शिता का अभाव है। इसके अलावा बढ़ता संरक्षणवाद। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद और व्यापार संबंधी तनाव की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा G20 के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक बार फिर से आपको पॉइंट बता दें। सबसे पहला, हर कंट्री, हर देश का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होता है, अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। दूसरा पॉइंट, प्रभावी शक्ति का अभाव, क्योंकि G20 संस्था के जो समझौते होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। तीसरा, भू राजनीतिक तनाव। G20 सदस्य देशों के बीच में काफी आपने देखा है कि भू राजनीतिक तनाव होता है जो सहयोग की भावना को कमजोर करता है। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया, सीमित जवाबदेही और पारदर्शिता और बढ़ता संरक्षणवाद, ये कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफी ज्यादा काम आएंगे, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से समझते हुए चलना है। देखिए, अभी बात करें कंक्लूजन की, आगे की राह क्या हो सकती है, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले समावेशिता, हमें समावेशिता पर फोकस करना है। इस समूह को अपनी पहुंच का विस्तार गैर सदस्यीय देशों और गैर सरकारी अभिकर्ताओं तक भी करना चाहिए। साथ ही उनकी चिंताओं को मंच पर उठाते हुए उन पर विचार भी करना चाहिए। दूसरा, आंतरिक संघर्षों से बचना, सामूहिक कार्रवाई और सामूहिक समस्या समाधान जैसी कार्यविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे समाधान पारंपरिक रूप से समान विचारधारा वाले देशों के समूहों तक ही सीमित नहीं रहेगा। तीसरा, प्रभावी कार्यान्वयन। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं को अपनाए गए संकल्पों का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए इस समूह की भूमिका को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा निरंतरता बनाए रखना, सामूहिक कार्रवाई को निरंतर रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही अलग अलग देशों की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों पर चर्चाओं को जारी रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ आगे की राह है जिसे आप अपने कंक्लूजन में शामिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। हमें समावेशिता पर फोकस करना है, अतिरिक्त आंतरिक संघर्षों से बचना है, प्रभावी कार्यान्वयन, जो भी समझौते आपस में किए जा रहे हैं उनके कार्यान्वयन पर फोकस करना है, उनका प्रभावी कार्यान्वयन हो। इसके अलावा निरंतरता बनाए रखना, सामूहिक कार्रवाई को निरंतर रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ये था आपका भारत और G20 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस का आंसर भी बनेगा यहाँ से। तो इसीलिए पहले से आपको कुछ पॉइंट्स को रेडी कर रख लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दूसरी न्यूज है आपके सामने, नई दिल्ली घोषणा पत्र, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, इसमें क्या सब, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अगली क्लास में हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लास को जरूर देखना है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेंगी, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। यहाँ पर मंथली मैगजीन को अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो much friends for watching the class. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.